हेलो दोस्तों, इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो पाइथन ट्यूटोरियल पर है और आज का चैप्टर है फंक्शंस। फंक्शंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पाइथन प्रोग्रामिंग में और ये हमें कई तरीके से हमारे कोडिंग में मदद करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने गूगल कोलैब खोल रखा है और ये सारे एस्पेक्ट्स जो है जिसमें हमें फंक्शंस मदद करता है। जैसे कि आपका कोड जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती जब भी आप उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड या तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग कोड को देखने जाए। मान लीजिए एक प्रोग्राम आपने आज बना रखा है, 3 या 4 महीने के बाद अगर आप उसे देखने जाए तो थोड़ी बहुत शंका रहती है ये चीज़ क्या है कि और वो चीज़ क्या है। तो फंक्शन जो है वो हमें ये सारे जो लाइन ऑफ कोड्स होते हैं को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करने में मदद करता है। दूसरा, हम एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, बेटर टेस्टिंग। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के प्रोग्राम बनाते हो और उसको टेस्टिंग में डालते हो तो टेस्टिंग में हमें हर बार सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपने एक मूविंग एवरेज का लाइन ऑफ कोड डिफ़ाइन कर रखा है और उसके साथ साथ आपने मैकडी का भी लाइन ऑफ कोड डिफ़ाइन कर रखा है, और जब आप एनालिसिस करने जा रहे हो आप सिर्फ मैकडी का यूज़ कर रहे हो तो उस समय हमें मूविंग एवरेज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि आपने एक ही प्रोग्राम में सारे लाइन ऑफ कोड डाल रखे हैं तो आपको सारा प्रोग्राम रन करना पड़ता है जिसमें मूविंग एवरेज भी रन होता है और बाद में मैकडी भी रन होता है। तो बेटर टेस्टिंग के आधार पर हम क्या करते हैं, हम मूविंग एवरेज का एक फंक्शन बना लेते हैं, मैकडी का एक फंक्शन बना लेते हैं, और जब भी हमें मैकडी यूज़ करना है तो हम मैकडी यूज़ करते हैं, और जब भी हमें मूविंग एवरेज यूज़ करना है तो मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है ईजी टू अंडरस्टैंड, जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रोग्राम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है जिससे हमें समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और फास्टर डेवलपमेंट मतलब यह है कि आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है और उसका कंपाइलर जो है वो डेटा को जल्दी प्रोसेस कर पाता है। अब मान लीजिए आपके पास 10 टास्क है दिन में करने के लिए, तो आपका एफिशिएंसी क्या होगा, और आपके पास 1 या 2 ही टास्क है दिन में करने के लिए तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो ये चीज़ पाइथन प्रोग्रामिंग पे भी लागू करता है। ओके, तो आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शंस के सिंटैक्स क्या होता है। तो मैंने सिंटैक्स पहले से ही टाइप कर रखा है। तो पहले तो हमें DEF टाइप करना होता है। DEF का मतलब है डिफाइन, बाद में स्पेस देके फंक्शन का नाम। जैसे आपका मैकडी का एक फंक्शन था तो MACD डाल सकते हैं आप, मूविंग एवरेज के लिए MA डाल सकते हैं, कोई भी नाम आप ले सकते हो। इसके आगे ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस और कॉलन के साथ उसे एंड करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप देख सकते हो कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग का कंपाइलर है उसने आपके लाइन ऑफ कोड को समझ लिया है और जान गया है कि ये जो लाइन ऑफ कोड डाला गया है वो एक फंक्शन का लाइन ऑफ कोड है, और इसीलिए उसने इंडेंट भी दे रखा है। जैसे ही आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसके बाद आपका जो भी लॉजिक है या स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पर देते हो और इसे एंड करते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके रोज़ाना ट्रेडिंग में आपका दिन भर का टास्क क्या होता है। जैसे पहले आप जाते हो स्टॉक में, देखते हो कि कौन सा स्टॉक आपको कंसिडर करना है और उसके टेक्निकल चार्ट पे जाते हो। टेक्निकल चार्ट पे आप बाय और सेल सिग्नल को डिटरमाइन करते हो और उसके बाद ऑर्डर प्लेसमेंट में जाते हो और ऑर्डर प्लेस करते हो। तो आपका यहाँ पे टास्क कितने डिफाइन हो गए? आपके यहाँ पे 3 टास्क डिफाइन हो गए। पहले तो स्टॉक सिलेक्शन, दूसरा परफॉर्म एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस मान लीजिए, और तीसरा ऑर्डर प्लेसमेंट। तो आपके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? तो मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ जिसमें आप पहले तो स्टॉक सिलेक्शन करते हो। ओके, तो ये आपका स्टॉक सिलेक्शन हो गया। इसमें आपके स्टेटमेंट्स हो गए जो वो ऐसे अनगिनत स्टेटमेंट्स हो गए। इसके बाद जो आपका टास्क होगा वो होगा परफॉर्म एनालिसिस का, जिसके लिए आप एक और फंक्शन डिफाइन कर सकते हो जैसे परफॉर्म एनालिसिस। और मान लीजिए आप 2 एनालिसिस करना चाहते हो, जैसे कि एक टेक्निकल एनालिसिस जिसमें आप मूविंग एवरेज करते हो डिफाइन, तो ये मूविंग एवरेज वाला एनालिसिस ले लेते हैं, और एक दूसरा टास्क परफॉर्म करते हो जिसमें आप सेम टास्क करोगे लेकिन दूसरे नाम से, और यहाँ पे मान लीजिए आप मैकडी पर एनालिसिस करते हो। ठीक है,
और इसके बाद जो होता है, जैसे आपको बाय और सेल सिग्नल मिल जाता है, जो भी सिग्नल मिलता है उसके बाद आप ऑर्डर प्लेसमेंट करते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने दिन भर का टास्क को कैसे डिवाइड किया है। आपने हर एक टास्क को एक फंक्शन में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपका प्रोग्राम जो है बहुत एफिशिएंट हो जाता है। तो अगर मैं अपना मेन फंक्शन डिफाइन करने जाऊँ जो सारा प्रोग्राम एक्चुअल रन करेगा, तो पहले मैं क्या कहूँगा कि रन करे स्टॉक सिलेक्शन, उसके बाद रन करे परफॉर्म एनालिसिस। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, जैसे आपको सिर्फ एक एनालिसिस रन करना है तो आप सिर्फ पहला वाला दोगे और दूसरा वाला छोड़ दोगे, और प्लेस ऑर्डर यानी कि ऑर्डर प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पूरा प्रोग्राम डिफाइन भी हो गया, आपने ज़्यादा लाइन ऑफ कोड भी यूज़ नहीं किया अपने प्रोग्रामिंग में, और आपका प्रोग्राम भी एफिशिएंट हो गया। तो अगर नॉर्मल तरीके से अगर हम करने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती, स्टॉक सिलेक्शन, परफॉर्म एनालिसिस, 1 और 2 और ऑर्डर प्लेसमेंट, ये सारे एक मेन प्रोग्राम में होते हैं, और जितने बार भी आप रन करते हैं तो ये सारी चीज़ें रन होती है। लेकिन अभी हमने क्या किया है, हमें जो चीज़ चाहिए वही चीज़ हम रन कर रहे हैं। तो इससे आपका कोड सिंपल हो जाता है, आप हर एक चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हो। जैसे परफॉर्म एनालिसिस आप चाहे जितने बार भी यूज़ करो, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप मूविंग एवरेज कर रहे हो, तो मूविंग एवरेज 9 डेज़ का कर रहे हो तो परफॉर्म एनालिसिस को रन कीजिए। उसके बाद आप चाहते हो कि मैं 21 डेज़ का परफॉर्म एनालिसिस करूं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 21, तो आपने किया क्या है, आपने यहाँ पर जो लाइन ऑफ कोड्स थे उसको रिपीट नहीं किया, आपने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है, उतने बार वो प्रोग्राम रन करता जाता है। ठीक है, अब बेटर टेस्टिंग के लिए ये बहुत आसान हो गया, बहुत एफिशिएंट भी हो गया, ईजी टू अंडरस्टैंड। आप 2 या 3 महीने के बाद आकर अगर इस प्रोग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने किया क्या है। और फास्टर डेवलपमेंट, तो आप जान ही सकते हो पूरा कोड रन करने में और कुछ ही कोड रन करने में कितना समय लगता है। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर मैं समझाने जाऊं तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पिछले बार जो मैंने आपको एक टीज़र प्रोग्राम बताया था, उसमें मैंने SBI का स्टॉक लिया था, आप सभी को पता है। तो इस बार भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड जो है वो यहीं से मैं कॉपी करने वाला हूँ, तो आप लोग भी ये पर्टिकुलर फाइल को खोल के रखिएगा। ठीक है, तो पहले तो एक लाइन ऑफ कोड पे जाता है। तो इससे पहले हम एक डेटा फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस बार जो स्टॉक मैं कंसिडर करने वाला हूँ वो है तमिलनाडु पेट्रोल प्रोडक्ट्स। तो EQ लेंगे, यहाँ पे 24 मंथ्स ले लेते हैं और गेट डेटा करते हैं। जैसे हमने पिछले बार किया था सेम चीज़ करेंगे, डाउनलोड करेंगे फाइल को, शो इन फोल्डर करेंगे, यहाँ से कट करेंगे फाइल को, डेस्कटॉप पर जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और फाइल का नाम चेंज करेंगे TN Petro EQN। ओके, और इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे गूगल कोलैब पर, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे फाइल अपलोड करने के लिए फ्रॉम google.colab import फाइल्स, और एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं अपलोड करके, जहाँ पे वो फाइल स्टोर होगी, files.upload। ठीक है, अगर मैं इस कोड को रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चूज़ फाइल का ऑप्शन दिया गया है। डेस्कटॉप पर TN Petro का फाइल हम सिर्फ अपलोड कर लेंगे, तो ये 100% अपलोड हो चुका है। और हम चेक कर लेते हैं कि फ़ाइल सही तरीके से अपलोड हुआ है या नहीं, रन करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डेटा फाइल जो है हमारे गूगल के प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। आते हैं दूसरे लाइन ऑफ कोड पर। ठीक है, पिछले बार मैंने आपको पैंडास के डेटा फ्रेम के बारे में बताया था, तो इस बार भी हम सेम लाइन ऑफ कोड यूज़ करेंगे इस डेटा एनालिसिस के लिए।
तो हमारे टीजर प्रोग्राम पर जाते हैं और ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड जो है इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे जो फाइल है वो TN Petro की है, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ओके, और इसे रन करके देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु पेट्रोल प्रोडक्ट्स का हमें सारा डेटा मिल चुका है। तो यहाँ से मैं DF को डिलीट करूँगा और फिर से मेरे टीजर प्रोग्राम पर जाऊँगा, तो यहीं से सारे लाइन ऑफ कोड भी कॉपी करेंगे, क्योंकि हम सेम डेटा फाइल उठा रहे हैं, NSC से ही उठा रहे हैं, तो ये सारे जो डेटास होते हैं वो सेम ही होते हैं, तो हमें आसानी ही होती है इस सब चीज़ों में। कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल V। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में ले आता हूँ। ठीक है, और एंटर, और इसके बाद जो रीनेम वाला कोड था, लाइन ऑफ कोड, वो भी ले लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओके, और अगर मैं यहाँ पे फिर से DF रन करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि गूगल कोलैब या तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो कितना एफिशिएंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो सेम फॉर्मेट में जैसे हमें चाहिए था पिछले बार के जैसा, वैसा यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे आपको कोई डेटा नहीं दिख रहा होगा, इसका एक रीज़न है, क्योंकि जितने बार भी आप गूगल कोलैब को रिफ़्रेश करते हो या तो जितने बार भी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, तो ये सारे डेटा यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो हमें डेटा फ्रेम मिल चुका है। इसके बाद एक क्वेरी आई थी कमेंट्स में मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो वो कमेंट मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे एक सब्सक्राइबर का एक क्वेरी था जिसमें उन्होंने पूछा था कि हाउ टू स्टॉप एंड रीस्टार्ट मूविंग एवरेज कैलकुलेशन स्टॉक वाइज। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए 2-3 चीज़ें और ज़रूरत होती है। इसके बाद जो इनकी क्वेरी थी, एंड इन एडिशन टू दैट इफ़ वी वांट अनदर मूविंग एवरेज ऑफ डिफरेंट पीरियड इन द सेम शीट, तो हमें मूविंग एवरेज चाहिए वही शीट पे दूसरे डेज़ का। जैसे कि अगर 9 दिन का हम मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो उन्हें 21 डेज़ का भी चाहिए। उसके बाद अगर और एक मूविंग एवरेज चाहिए 200 डेज़ का, तो वो भी आप उन्हें एक सेम शीट पर ही चाहिए। ओके, तो ये एक क्वेरी था। तो आइए समझते हैं उसे कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो एक और लाइन ऑफ कोड पे जाता हूँ। ओके, तो हमने पिछले बार जो लाइन ऑफ कोड रन किया था मूविंग एवरेजेस के लिए, तो वो लाइन ऑफ कोड था ये। इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे। ओके, तो मैं EMA यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो हमने लास्ट टाइम जैसे रन किया था, हमें मूविंग एवरेज 21 डेज़ का चाहिए था, तो हमने जो मेरा डेटा फ्रेम है उसे कंसिडर किया था, उसका क्लोजिंग प्राइस कंसिडर किया था और रोलिंग मीन किया था 21 डेज़ का। ठीक है, इसे हम 9 डेज़ कर लेते हैं और यहाँ पे 9 कर लेते हैं। ओके, और जब भी हम इसे रन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें ये पर्टिकुलर कॉलम ऐड हो चुका है। ठीक है, तो मुंशी जी का जो क्वेरी था उसे भी हम यहीं पे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे मूविंग एवरेज 9 के बदले यहाँ पे मूविंग एवरेज 21 डेज़ चाहिए। ठीक है, इसे 9 कर लेता हूँ। ठीक है, इसे फिर से रन करो तो सेम चीज़ होगा। और अगर मुझे 21 डेज़ का भी मूविंग एवरेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स के नाम चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो हमें कितने जगह चेंज करना पड़ा, वेरिएबल का नाम, जो नंबर ऑफ डेज चाहिए था वो, और ये 2 चीज़। ठीक है, फिर से रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 डेज़ का भी ऐड ऑन हो गया है। मान लीजिए मुझे एक और मूविंग एवरेज चाहिए 150 डेज़ का, तो मैं फिर से कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ओके, और यहाँ पे 150 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितनी मेहनत है हमें सारा चीज़ डिफ़ाइन करने के लिए, और हर बार हमें नई चीज़ डालनी होती है, तो हर बार हमें
ये 4 चेंजेस करने ही पड़ते हैं। फिर से कंट्रोल एंटर करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज 150 डेज़ का भी आ गया है। तो मान लीजिए ये तो एक डेटा फ्रेम के लिए था। अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे बोलूँ कि नहीं मुझे एक और डेटा फाइल चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड करता हूँ अपलोड 1 इक्वल टू फाइल्स डॉट अपलोड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैंने एक फ़ाइल पहले से ही डाउनलोड कर रखी है TN पेट्रो की, और मान लीजिए मुझे एक और डेटा फाइल चाहिए। तो एक और डेटा फाइल कंसिडर करते हैं एल्बर्ट डेविड लिमिटेड। एल्बर्ट डेविड भी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है और इस स्टॉक को भी मैंने रेकमेंड किया था लॉन्ग टर्म अवधि के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 24 मंथ्स का डेटा ले लेंगे, और आपको अगर एल्बर्ट डेविड का फंडामेंटल एनालिसिस देखना है तो साइड बार में आपको वो लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे गेट डेटा पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्बर्ट डेविड आ गया है। डाउनलोड फाइल करेंगे और सेम चीज़ शो इन फोल्डर, कट डेस्कटॉप, पेस्ट, नाम चेंज कीजिए एल्बर्ट डेविड EQN, ठीक है, एंटर करेंगे और इसे बंद कर देंगे। फिर जाएंगे हमारे गूगल कोलैब पर, इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज़ फाइल का ऑप्शन मिला है और डेस्कटॉप पे एल्बर्ट डेविड फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। ये अपलोड हो गया है फाइल। और अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ऑफ कोड को रन करूँ अपलोड 1, तो यहाँ पे आप एल्बर्ट डेविड भी देख सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहला वाला जो डेटा था TN पेट्रो का उसे मैंने DF में स्टोर कर रखा है। तो सारा DF का मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है। तो इस पर्टिकुलर फाइल को जो एल्बर्ट डेविड है इसे मैं एक दूसरे डेटा फ्रेम में स्टोर करूँगा। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इसे कॉपी करना है, एक और लाइन ऑफ कोड पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा और यहाँ पे सिर्फ डेटा फ्रेम 1 कर दूँगा मैं सब जगह, ओके। और ये जो फाइल का नाम है, ये फाइल का नाम हमें यहाँ पे से कॉपी करना है, कंट्रोल C, और ये फाइल होगा एल्बर्ट डेविड का। तो बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहने वाली है, हमें और कुछ चेंज नहीं करना। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्बर्ट डेविड, यहाँ पे TN पेट्रो का था, यहाँ पे एल्बर्ट डेविड का डेटा फ्रेम आ गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने मूविंग एवरेज 921 और 150 डेज तो किसके लिए निकाला है, DF के लिए, मतलब TN पेट्रो के लिए। तो अगर मुझे फिर से एल्बर्ट डेविड के लिए भी निकालना है तो ये सारे लाइन ऑफ कोड फिर से कॉपी करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं TN पेट्रो के लिए डाल देता हूँ, ओके। तो अगर मैं इसे पूरा कॉपी करूँ कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V करूँ और यहाँ पे इसे चेंज कर देता हूँ एल्बर्ट डेविड लिमिटेड, ओके। तो यहाँ पे अगर मुझे एल्बर्ट डेविड मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करना है तो मुझे सब जगह DF1 करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो डेटा फ्रेम जिसमें एल्बर्ट डेविड के डेटा स्टोर हो रखे हैं वो है DF1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे अरेंजमेंट आपको बार बार करने पड़ते हैं, और कहीं पर भी कोई भी चूक हो जाती है तो सारा आपका एनालिसिस जो है वो फेल हो जाता है, ओके। इसे फिर से रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्बर्ट डेविड का 921 और 150 डेज़ का मूविंग एवरेज आ गया है। लेकिन आपने देखा कितनी मेहनत है इसमें, और ये बार बार तो हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ 150 FNO स्टॉक्स है, 150 भी करने जाओगे आप तो बहुत बड़ा लाइन ऑफ कोड हो जाएगा या तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, एफिशिएंट भी नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे,
हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ पे, ठीक है। और यही सारी चीज़ के लिए हमें फंक्शंस बहुत ही काम की होती है। जैसे परफॉर्म एनालिसिस के जगह पे हम डेटा एनालिसिस करेंगे, पहले में दे देंगे टी.एन. पेट्रो, दूसरे में दे देंगे एल्बर्ट डेविड। तो जो भी हमें एनालिसिस रन करना है, मान लीजिए एल्बर्ट डेविड पे करना है, तो हम एल्बर्ट डेविड वाला फंक्शन को रन करेंगे और टी.एन. पेट्रो वाले फंक्शन को नहीं रन करेंगे। तो आइए वो भी समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक और लाइन ऑफ कोड ले लेते हैं। यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ, डिफाइनिंग अ फंक्शन। फॉर मूविंग एवरेजेस, ठीक है, ओके। तो इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर है नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और बदलनी होती है। जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ बदला हुआ है, n किया हुआ है, तो यहाँ पे जो विंडो हमने दे रखा है 9 डेज़ का, ये 9 नहीं रहेगा और यहाँ पे हमें n फीड करना होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक डेटा फ्रेम दोगे और उसके साथ नंबर ऑफ़ डेज़ दोगे कि कितने दिन का मूविंग एवरेज आपको चाहिए, तो वही नंबर ऑफ़ डेज़ का मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे वो कंसिडर करेगा। अब फिर से इसे रन करके देख लेते हैं, ओके। तो कोई एरर है नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो पिछला जो लाइन ऑफ कोड था, जहाँ पे हमने हर एक डेटा फ्रेम के लिए ये सारे लाइन ऑफ कोड रन किए थे, मूविंग एवरेज 9, 21 और 150 डेज़ टी.एन. पेट्रो के लिए, और सेम चीज़ हमने एल्बर्ट डेविड लिमिटेड के लिए रन किए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने लाइन ऑफ कोड हमें रन करने पड़े थे ये पर्टिकुलर डेटा को पाने के लिए, ओके। तो सेम चीज़ हमने सिर्फ ये 5 लाइन ऑफ कोड में हमने डिफ़ाइन कर रखी है। और ये भी समझ लेते हैं कि ये इसे यूज़ कैसे किया जा सकता है, कि कैसे हम डेटा फ्रेम को कंसिडर कर सकते हैं या तो डेटा फ्रेम में वैल्यू लेकर आ सकते हैं। एक और लाइन ऑफ कोड पे आते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक डेटा फ्रेम दिया गया है, मैंने पहले भी समझाया था, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेटा फ्रेम है और यहाँ पे आपके पास जो डेटा फ्रेम पड़ा हुआ है वो है DF1 और DF जो है वो है टी.एन. पेट्रो के लिए और DF1 जो है वो है एल्बर्ट डेविड के लिए। तो मान लीजिए मुझे मूविंग एवरेज 9 डेज़ का लेना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल MA टाइप करूँगा। मेरा जो डेटा फ्रेम है, मान लीजिए मैं टी.एन. पेट्रो का डेटा फ्रेम लेना चाह रहा हूँ और यहाँ पे नंबर 9 दे दूँगा। मुझे 9 दिन का मूविंग एवरेज चाहिए और मैं अगर कंट्रोल एंटर करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा मूविंग एवरेज का एक कॉलम बन गया है और यहाँ पे 9 डेज़ का मूविंग एवरेज मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ 491 पे जो मेरा मूविंग एवरेज है 9 डेज़ का वो है 119.7444। और यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ मेरा टी.एन. पेट्रो का वैल्यू है 119.7444, ओके। सेम तरीके से अगर मैं मूविंग एवरेज 21 डेज़ का निकालने जाऊँ, सिर्फ मुझे यहाँ पे 21 करना है और कंट्रोल एंटर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 114.026190 114.026190। तो हमने किया क्या है, हमने हमारा जो लाइन ऑफ कोड है उसको बहुत सिंपल बना दिया है, बहुत एफिशिएंट बना दिया है। मान लीजिए मुझे टी.एन. पेट्रो का ना चाह के मुझे चाहिए एल्बर्ट डेविड का, तो सिर्फ DF1 करूँगा और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं 150 पर और कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपको एल्बर्ट डेविड का यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा 441.315। यहाँ पे 491 का देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 डेज़ का 441.315। तो आप यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि आपको यहाँ पे MA21 भी दिख रहा है, MA150 भी दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम है गूगल कोलैब का, क्योंकि आपने ये सारे लाइन ऑफ कोड को रन कर रखा है, इसीलिए ये सारे डेटा आपको दिख रहे हैं, ओके। गूगल कोलैब में एक और प्रॉब्लम है कि हमें हर लाइन ऑफ कोड को फिर से रन करना पड़ता है। तो आप जब एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। हम ये लाइन ऑफ कोड रन नहीं करेंगे, डेटा हम ऐसे ही रखेंगे। और अगर मैं इसे फिर से रन करूं और यहाँ पे अगर अभी मैं रन करूं डेटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक ही कॉलम आया हुआ है, ठीक है, और वो है एल्बर्ट डेविड का। तो हमें
यूजुअली हमें पूरा डेटा फ्रेम नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला कॉलम ही चाहिए होता है। तो हम फंक्शंस ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमें सिर्फ ये वैल्यू मिले, बाकी सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। और इसके अलावा भी आप जितने बार भी मूविंग एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, जैसे मैं यहाँ पे अगर 15 दिन का भी करूँ तो ये एम ए ही रहता है। हमें ये समझ में नहीं आता कि ये एम ए कौन सा है, एम ए 15 है, एम ए 9 है, एम ए 21 डेज है, ये हमें समझ में नहीं आता। तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर आप पाइथन जितना कोशिश करोगे समझने के लिए, तो आप इस फंक्शन में ही वैसा एक लाइन ऑफ कोड डिफाइन कर सकते हो जिसमें आप इस पर्टिकुलर कॉलम, जो भी कॉलम बनते जाते हैं उसके नाम को भी आप डायनामिक रख सकते हो। कैसे रख सकते हैं वो मैं आपको एक लाइन ऑफ कोड के थ्रू बता देता हूँ। आप भी चाहे तो आप सोच के बता सकते हो कि कौन सा लाइन ऑफ कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें करना है इस कॉलम का नाम को चेंज करना है, यानी कि रीनेम करना है। तो आपको समझ ही आ गया होगा, हम यूज़ करेंगे df.rename का लाइन ऑफ कोड। ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। हमारा कॉलम का नाम क्या है, MA, और इसे किस नाम से चेंज करना है हमें, MA। और यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड समझिएगा, मैंने स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर में आपको ये सिखाया था, STRN, ओके। और इसके आगे हमें और कोई भी चीज़ चाहिए नहीं, ठीक है। तो हमने किया क्या है, हमने जो हमारा एक पैरामीटर है जो हम फीड करते हैं 9 डेज, 21 डेज, 150 डेज, उसे हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है MA के साथ। तो जब ये फंक्शन रन होगा तो इस पर्टिकुलर कॉलम का नाम डायनामिक हो जाएगा आपके दिए हुए नंबर ऑफ डेज से। और हमें डेटा भी चाहिए, तो क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये मूविंग एवरेज का ही डेटा चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, Ctrl+C, और कौन सा कॉलम चाहिए वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो ये एक मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया है जिसमें हर बार जो डेटा फ्रेम का वैल्यू जो है, नाम जो है, वो चेंज करता जाएगा। तो हम इस फंक्शन को भी रन करके देख लेते हैं कि कोई एरर्स है या नहीं। कंट्रोल एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एरर दिया नहीं गया है। अब हम इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को भी रन करके देख लेते हैं कि क्या ये वैल्यू जो है MA ये चेंज होता है या नहीं। तो कंट्रोल एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे लाइन ऑफ कोड में कहीं तो प्रॉब्लम है। और भी अगर हम नीचे देखने जाए तो यहाँ पे हमें एक की एरर दे रहा है MA 9 का। अब हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर फंक्शन में। तो हमने ये लाइन ऐड किया था और यहाँ पे यहाँ पे हमने df1 यूज़ किया है, ठीक है। df1 नहीं है क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डेटा फ्रेम जो है वो df है, ठीक है। तो हम ये फंक्शन को या ये लाइन ऑफ कोड को फिर से रन करेंगे और ये लाइन ऑफ कोड को भी फिर से रन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो गया है और हमें कोई एरर नहीं मिला हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि हमने डेटा फ्रेम जो मंगवाया था, जो रिटर्निंग वैल्यू था, वो था सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉलम। तो यहाँ पे आपको वो वाला कॉलम भी मिल जाता है, ओके। तो ये हमारा फंक्शन था। तो फिर से ये लाइन ऑफ कोड को चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ डेज चेंज करके। तो 21 ले लेते हैं और कंट्रोल एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कॉलम था वो ऑटोमेटिकली उसका नाम जो है वो चेंज होता जा रहा है। अगर 150 लिया, कंट्रोल एंटर किया, तो यहाँ पे 150 आ जाता है। अगर हम डेटा वेरीफाई भी करने जाए 441.315 12 जुलाई का डेटा है और यही सेम चीज़ यहाँ पे 12 जुलाई का डेटा है, ओके। तो हमारा डेटा वेरीफाई भी हो गया, कंफर्म भी हो गया और हमें जो चाहिए था वो हमने डिफाइन भी कर दिया है। तो अब तक आप जान गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये फंक्शंस पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। इसके अलावा आपको फंक्शंस के बारे में ये जानना होता है कि फंक्शंस दो तरीके के होते हैं। तो एक तो होता है वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न कमांड हमने दिया है। जो भी फंक्शन में रिटर्न कमांड आता है तो वो एक वैल्यू हमें देता है। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन हो गया है ये हमारा एक वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन हो गया,
एक दूसरा फंक्शन है जिसे हम वॉइड फंक्शंस कहते हैं। तो वॉइड फंक्शंस में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन डिफाइन करने जाऊं, डेफ मैसेज प्रिंट, और मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूं, होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन दिस टाइम ऑफ पैंडेमिक। तो दूसरा एक स्टेटमेंट डाल देते हैं, इनपुट प्लीज प्रेस एंटर टू परफॉर्म द एनालिसिस। ओके, तो ये हमारा एक फंक्शन डिफाइन हो गया है। और ये फंक्शन क्या करेगा मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न कमांड नहीं डाला हुआ है। तो ये मेरा एक वॉइड फंक्शन हो गया है। तो अगर मैं इस चीज़ को रन करने जाऊँ, जैसे मुझे मूविंग एवरेज निकालना है और इससे पहले मैं मैसेज का एक फंक्शन रन करूँ, तो ये हमें क्या मैसेज देगा या तो कैसे कंपाइल करेगा ये पता चल जाएगा। हम 9 डेज़ का ले लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एंटर अगर मैं प्रेस करूं, यहाँ पे मैसेज, ओके, हमने इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को रन नहीं किया है। और अब इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को रन करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन दिस टाइम ऑफ पैंडेमिक, प्लीज प्रेस एंटर टू परफॉर्म द एनालिसिस। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा सारा डेटा आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने दो फंक्शंस डिफाइन किए, एक में हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा और दूसरे में हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये मेरा जो फंक्शन हो गया है ये वॉइड फंक्शन हो गया है, और ये दूसरा वाला जो हो गया है ये है मेरा वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। सारा एल्गोरिथम जो है ऐसे ही फंक्शंस के बेस पर होगा। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट कमांड जो दे रखा है, ये एक तरीके से सारे प्रोग्राम को जैसे कंपाइल होता है उसको रोक देता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं फिर से मैसेज करूँ यहाँ पे, और मुझे TN पेट्रो का मूविंग एवरेज चाहिए, ओके, DF 21 डेज का, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा प्रोग्राम, पहले तो वो जाएगा, बोलेगा एंटर प्रेस करो, तो मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप यहाँ पे ये प्रोग्राम रुक जाता है मेरे एंटर प्रेस करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपको कुछ डेटा यहाँ पे समझना है एनालिसिस के लिए, या तो कुछ और चीज़ देखना है, तो आप वो चीज़ देख सकते हो क्योंकि प्रोग्राम रुक चुका है। और जब भी आप एंटर करते हो तो दूसरा आपको डेटा मिल जाता है। तो ये सारे छोटे छोटे ट्रिक्स या तो ट्वीक्स कह सकते हैं जो हमें मदद करती है हमारे सिमुलेशन में। सिमुलेशन मतलब हमारे बैक टेस्टिंग में। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाते भी जाऊंगा, ठीक है। तो हमने अभी तक ये जो जाना है वो जाना है, एक तो फंक्शन कैसे डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन क्यों डिफ़ाइन करते हैं, और फंक्शंस के टाइप कौन कौन से हैं, वैल्यू रिटर्निंग और वॉइड फंक्शंस, ठीक है। अब इसमें हमें और 2-3 चीज़ें हैं जो समझनी होती है, जैसे लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है, तो उस पर हम आएंगे अभी, ठीक है। उस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए हमें एक मेन फंक्शन डिफ़ाइन करना होगा। तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपके जो भी एल्गोरिथमिक प्रोग्राम्स होंगे या तो कोडिंग होंगे, उसमें ऐसे फंक्शंस बहुत सारे होंगे, ठीक है। एक वैल्यू रिटर्निंग के फंक्शंस बहुत होंगे, जैसे MA का फंक्शन हो गया, MACD का फंक्शन हो गया, आप RSI का फंक्शन डाल सकते हो। आप आपके जो इफ़ लूप वाले कोड्स है, जैसे ये पर्टिकुलर लूप है, तो इसको भी एक फंक्शन बना सकते हो आप और वहाँ पे फीड कर सकते हो। तो ये सारे हमारे फंक्शंस होंगे जो हमारे एक्चुअल प्रोग्राम को डिफ़ाइन करेंगे। और इसके बाद एक मेन फंक्शन होगा जो हर एक फंक्शंस को कॉल करेगा। जैसे ये मेरा एनालिसिस पार्ट था, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को मैं एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दूँगा। तो वो होगा
डेफ मेन। तो हमेशा हम मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसमें हमारे सारे लाइन ऑफ कोड एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो रन करता है। ठीक है, सबको इंडेंट दे देता हूं मैं। ठीक है, तो ये मेरा एक मेन फंक्शन डिफाइन हो गया और हर बार हम मेन फंक्शन के ऊपर ही बेस करते हैं सारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं इसे रन करूँ, अब हमने इसे रन करके भी देख लिया तो कोई एरर नहीं था, लेकिन आप देख सकते हो कोई आउटपुट भी नहीं है। तो जब भी आप एक मेन फंक्शन डिफाइन करते हो, लास्ट में आपको उस मेन फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने ये जो फंक्शंस थे MA के और मैसेज के यहाँ पे कॉल कर रखे हैं। हमने मैसेज वाले फंक्शन को बोला है कि आपको जब भी कॉल किया जाए आप ये 2 लाइन प्रिंट करना, और बाद में मूविंग एवरेज के फंक्शन में ये सारे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने चाहिए। अगर हमें इसे भी रन करना है तो हमें एक लाइन ऑफ कोड जो है वो हमेशा फीड करना पड़ता है, या तो हमें हमेशा डिफाइन करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ताकि हम इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन को कॉल कर सकें। ओके, तो वो है पहले तो इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू ऑपरेटर, बाद में एपॉस्ट्रोफी अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर और कोलन। ठीक है, और बाद में मेन फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड हमें हर एक कोडिंग या तो हर एक प्रोग्राम के अंत में यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है। तो हमने किया क्या है, पहली बात वो समझ लेते हैं। जैसे हमने मेन फंक्शन में ये सारे फंक्शन को कॉल किया है एग्जीक्यूट होने के लिए, हम चाहते हैं कि कंपाइलर जो है इस मेन फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करे। तो वो कैसे करेगा, वो इस लाइन ऑफ कोड से करेगा। ठीक है, तो मैं इसे एक लाइन ऑफ कोड पे ले आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल V। तो हमने इसे तो रन करके देख लिया था और अब हम इसे रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। अगर एंटर प्रेस करूँ तो ये मुझे अल्बर्ट डेविड का मूविंग एवरेज 9 डेज़ का दे रहा है, और वैसे ही अगर मैं फिर से एंटर करूँ तो ये मूविंग एवरेज 21 डेज़ का दे रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने काफ़ी सारा चीज़ सीख लिया है फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अब आते हैं लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स पर। ठीक है, तो पहले तो हम लोकल वेरिएबल्स ही समझ लेते हैं, क्योंकि हमने डिफ़ाइन कर रखा है, हमने ग्लोबल वेरिएबल कोई डिफ़ाइन नहीं किया है। तो जैसे ये वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है, हमने मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया था। ठीक है, ये जो वेरिएबल है MA, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शन में ही काम करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लाइन ऑफ कोड एंटर करूँ और MA प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है, इस लाइन ऑफ कोड को रन करने के बाद, तो ये मुझे एक एरर देगा। ठीक है, फंक्शन मेन डॉट MA। ठीक है, तो ये एक फंक्शन में है। ठीक है, ये मेन के एक फंक्शन में डिफाइन किया हुआ MA है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक लोकल वेरिएबल हो गया। तो हम इस पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू ही स्टोर नहीं होती। आप समझ रहे हो? तो जैसे अगर ये वेरिएबल बाहर होता, इस फंक्शन में ना होता, बाहर कहीं पे डिफाइन किया हो गया होता, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल देता हूँ n, या तो नंबर। ठीक है, नंबर इक्वल टू 1। तो मैंने अभी अगर इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को रन किया और मैं यहाँ पे अगर नंबर प्रिंट करूँ, ठीक है, और कंट्रोल एंटर करो, तो मुझे वो 1 देता है। क्यों? क्योंकि नंबर जो है इन फंक्शंस में डिफाइन नहीं है। तो ये नंबर क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, और ये जो वेरिएबल है ये मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब यही है, आपने एक वेरिएबल ऐसा डिफाइन किया है जो कोई भी फंक्शन में यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर प्रिंट कर देता हूँ, या तो यहाँ पे जैसे NUMBER डाल देता हूँ, तो मेरा ये ग्लोबल वेरिएबल है 1 डेज़ का, और इसे 9 कर लेते हैं। ठीक है, और या तो 9 के बदले कोई और एक फिगर ले लेते हैं, 200 कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक
ग्लोबल वेरिएबल हो गया जो मैं कोई भी फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ, मेन फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ, कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं जब भी मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमेशा वो 200 डेज का MA देगा। ठीक है, देखिए 435.1775। ठीक है, हम अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये MA 9 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने कॉल किया है 9 का वैल्यू, लेकिन हमारा जो मेन फंक्शन है वहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज जो ले रहा है वो 200 डेज का ले रहा है, क्योंकि n जो है वो 200 है। ठीक है, तो हमारा नंबर जो हो गया वो एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया, और ये जो हमारा n है ये एक लोकल वेरिएबल हो गया है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसे चेंज करूं और 9 करूं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू जो है 435.1775 है। ठीक है, और मैं इसे रन करूं, फिर से नंबर को यहाँ पे रन करूं और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करूं और इसे रन करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 491 का जो डेटा है वो 494.738 का दिखा रहा है। $494.73889, तो MA 9 का। तो हमें ये ग्लोबल वेरिएबल क्यों डिफाइन करना होता है, आप समझ ही गए होंगे कि जैसे आपका एक फंक्शन है, आपको हर बार वैल्यू नहीं चेंज करना है, तो आप एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दोगे तो हर बार वो वही चीज़ लेता जाएगा। ठीक है, वही नंबर कंसिडर करेगा आपके पूरे प्रोग्राम के लिए। तो फिलहाल तो मैं ये चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि जो वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं फंक्शन में उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हैश डाल के n इज अ लोकल वेरिएबल, जिसका एक्सेस आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन के बाहर मिलता नहीं है, और यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसका एक्सेस आप पूरे प्रोग्राम में कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अब तक जितना भी मैंने फंक्शंस के बारे में समझाया है वो समझ में आया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सेगमेंट बाकी रह गया है इस पर्टिकुलर फंक्शन में, जैसे कि अभी अगर आपने इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को रन किया है, जैसे कि अगर मैं ये लाइन ऑफ कोड रन करता हूँ, सारे रन करके देख लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो मेरा जो आउटपुट है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये आउटपुट कैसा है, यहाँ पे हमें MA 9 मिला है अल्बर्ट डेविड के लिए, MA 21 मिला है TN पेट्रो के लिए। लेकिन अगर मैं एक और लाइन ऑफ कोड पे जाऊँ और DF प्रिंट करूँ तो DF मेरा चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने TN पेट्रो में मूविंग एवरेज 21 डेज़ का डाल रखा है। लेकिन जब भी मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम इंटैक्ट है, उसे कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं DF1 भी प्रिंट करता हूँ वो वैसे क्या वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन जो अभी डिफाइंड है वो सिर्फ ऐसे ही डिफाइंड है, जिसमें हमने जो डेटा हमें मिले हैं हमने फंक्शन के रूप में ही चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। लेकिन हमारा मेन फंक्शन ऐसा नहीं होता। हमारे मेन फंक्शन में सारे कोड्स आ जाते हैं। जैसे शुरुआत से जब हमने डेटा बेस बनाया, ये सारे लाइन ऑफ कोड जो है ये भी हमारे मेन फंक्शन में आ जाते हैं, और जैसे ही हमने ये सारे मेन फंक्शन में ले आते हैं तो हमें हमारा डेटा फ्रेम मिल जाता है DF और DF1 करके। और उसके बाद अगर हमने ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड रन किया, ये वाला, तो हमें मूविंग एवरेजेस भी मिल जाते हैं, और इसके बाद मेन फंक्शन कॉल करने पर सारा प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो जाता है। और सेम मेन प्रोग्राम में आप जो डेटा फ्रेम है उसको फिर से ज्वाइन भी कर सकते हो। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको इस समय पर, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं आपको इस पर्टिकुलर लॉजिक पे भी एक टीज़र प्रोग्राम करके आपको मैं समझा दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
क्योंकि ये सारे वीडियोस को बनाने में काफ़ी समय भी लग जाता है और हर एक चीज़ों को समझाने में मुझे बहुत सारे रीटेक्स भी लेने पड़ते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ सको। मेरे आने वाले जितने भी वीडियो है पाइथन ट्यूटोरियल पर, मैं उसे एक मेंबरशिप में ऐड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिसिप्लिन रहे और डिवोटेड रहे इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के लिए, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सीखने के लिए। और क्योंकि मुझे भी ज़्यादा समय लग जाता है ये सारे वीडियोस को बनाने में, एडिट करने में, तो मैंने एक मेंबरशिप फ़ी रखी हुई है। ये पर्टिकुलर वीडियोस आपको अरहा रचिका मेंबरशिप में ही मिलेंगे। मेंबरशिप्स के कई फ़ायदे हैं, ये आप जानते हो। मैं 1-on-1 इंटरैक्ट कर सकता हूँ आपके साथ, आपके क्वेरी जो है उसे रिसॉल्व कर सकता हूँ, और आप चाहे जैसा कोडिंग या तो आपका कोई भी रिक्वायरमेंट होगा तो मैं उसको प्रेफरेंस दे सकता हूँ हम मेरे वीडियो में। तो मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अरहा रचिका मेंबरशिप के अंदर ये आपको पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएगा। थैंक यू।